अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डीएनए का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल तक जो है डीएनए का स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे एंड देन लास्ट में मैं आपको इसका फंक्शन बताऊँगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप इन डायग्राम्स पे गौर कीजिए। ये ए डायग्राम है, ये बी डायग्राम है और सी डायग्राम है। अगर आप ए डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पे डीएनए का एक स्टैंड है और ये जो है डीएनए का दूसरा स्टैंड है। यानी डीएनए के दो स्टैंड जो हैं आपस में ट्विस्टेड फॉर्म में हैं, आपस में लिपटे हुए हैं। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल ऐसे ही होता है। हम क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए या अपनी समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए हम इस स्ट्रक्चर को जो है हम खोल के लिख देते हैं। यहाँ पे हमने खोल के रख दिया स्ट्रक्चर को। यहाँ पे डीएनए का एक स्टैंड, ये दूसरा स्टैंड। ठीक है, एक स्टैंड जो है वो 3 to 5 प्राइम एंड है और जो दूसरा स्टैंड है उसका 5 to 3 प्राइम एंड है। इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको जब इसका स्ट्रक्चर समझाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, अब डीएनए क्या है, डीएनए की अगर मैं डेफिनेशन करूं, ठीक है, डीएनए इज़ अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है हमारे पास डीएनए। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, पॉली मतलब मैनी, न्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं, तो हमारे पास क्या बनता है, डीएनए बनता है। डीएनए बेसिकली है क्या, डीएनए मैक्रोमॉलिक्यूल है। अगर मैक्रोमॉलिक्यूल है तो मोनोमर से मिलकर बना होगा, क्योंकि जो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है तो छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपस में मिलते हैं और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनता है। आप इसको समझने के लिए एक दीवार की एग्जांपल लो। आप सपोज़ करो आपके सामने एक बहुत बड़ी दीवार है। ठीक है, वो दीवार जो है ईंटों से मिलकर बनी हुई है। आप चाहते हो कि हम इस दीवार की स्टडी करें, आप जानना चाहते हो ये दीवार जो है वो मज़बूत होगी या नहीं होगी। आप कैसे चेक करोगे, क्या पूरी दीवार को उखाड़ना शुरू कर दोगे? आप सिंपली ये क्या करोगे, आप एक ईंट को लोगे, आप उस ईंट की क्वालिटी को चेक करोगे कि वो ईंट कैसी है, किस मटेरियल की बनी हुई है। जब आप उस ईंट की स्टडी कर लोगे, इट मीन्स कि आप पूरी दीवार की स्टडी कर लेते हो। ठीक है, एक ईंट से आप पूरी दीवार की स्टडी कर लेते हो, आपको पता चल जाता है कि हमारे पास जो है दीवार मजबूत होगी या नहीं। कैसे पता चला, हमें ईंट से पता चल गया। अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर समझना है, डीएनए क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो हैं आपस में मिलते हैं और एक जो है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं डीएनए का। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको न्यूक्लियोटाइड का पता होना ज़रूरी है। न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, मैंने अभी क्या कहा कि डीएनए क्या है। डीएनए जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ है। आपने एक न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करना है, आपको पूरे अब जो है आपको पूरे डीएनए का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। तो एक न्यूक्लियोटाइड को स्टडी करते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अब हमारे पास जो एक न्यूक्लियोटाइड है ना, उसके अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, 3 तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला देखिए, शुगर है, पेंटोज शुगर मतलब 5 कार्बन वाली शुगर आती है। दूसरी चीज़ जो है नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद हैं। ठीक है, पहली चीज़ शुगर, दूसरा नाइट्रोजनस बेसिस, तीसरा जो है वो फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस और क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। अब इन हर एक के बारे में हम डिटेल के अंदर देखते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे देखिए आप, ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए, ये जो मैंने कहा ना नाइट्रोजनस बेसिस हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है इसके अंदर 3 तरह के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, एक शुगर, एक नाइट्रोजनस बेसिस और जो है तीसरा क्या, फॉस्फेट ग्रुप मौजूद होता है। अब नाइट्रोजनस बेसिस को हम देखते हैं। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं, एक को बोलते हैं प्यूरीन, दूसरी को बोलते हैं पायरिमिडीन। नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो 2 टाइप्स की होती है, प्यूरीन और पायरिमिडीन। अब प्यूरीन जो है उसके अंदर 2 हमारे पास बेसिस आ जाती हैं, वो कौन कौन सी है, एक एडेनिन और गुआनिन। जो पायरिमिडीन है इसके अंदर 3 तरह की बेसिस आती हैं, थायामाइन, साइटोसिन एंड यूरासिल। ठीक है, प्यूरीन के अंदर 2, एडेनिन, गुआनिन, और पायरिमिडीन के अंदर 3, थायामाइन, साइटोसिन और यूरासिल। अब इनको याद कैसे रखें, आप यहाँ पे प्यूरीन के लिए याद रखो, प्यूरीन का नाम क्या है, प्यूरीन का नाम छोटा है लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर 2 रिंग्स मौजूद हैं। ठीक है, इसके अंदर 2 रिंग्स मौजूद हैं। और पायरिमिडीन का नाम जो है वो बड़ा है लेकिन इसके अंदर सिंगल रिंग है। आपको पता है ना कि कुछ लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करते, तो इनका भी काम यही है। प्यूरीन जो है इसका नाम छोटा है लेकिन इसका स्ट्रक्चर बड़ा है, 2 रिंग्स हैं यहाँ पे। पायरिमिडीन का नाम बड़ा है लेकिन इसके अंदर 1 रिंग है।
ठीक है। तो आपको रिंग का पता चल गया कि प्यूरीन के अंदर 2 रिंग्स आती हैं, पायरिमिडीन के अंदर 1 रिंग आती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपने कैसे याद रखना है कि प्यूरीन के अंदर कौन सी बेसिस आती हैं और पायरिमिडीन के अंदर कौन कौन सी बेसिस आती हैं। तो आपने इसको इस तरह से याद रखना है, इस तरह के, ये देखिए, आज कट, आज मतलब प्यूरीन के लिए आपने आज का लफ्ज़ याद करना है और पायरिमिडीन के लिए कट का लफ्ज़ याद करना है। अब इसका मतलब क्या है, ए मतलब एरेनिन, जी मतलब गुआनिन, और सी मतलब साइटोसिन, यू मतलब यूरासिल एंड टी मतलब थायामीन। तो इस तरह से जो है आप याद रख सकते हो कि प्यूरीन के अंदर कौन कौन सी बेसिस आती हैं और पायरिमिडीन के अंदर जो है कौन कौन सी बेसिस आती हैं। ठीक है, अब बात हम करते हैं इसके स्ट्रक्चर्स की, कि हम इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखें। मैं आपको इनके स्ट्रक्चर समझाती हूँ और डायग्राम में। यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, मैंने आपसे कहा अगर आपने प्यूरीन याद रखना है तो प्यूरीन के अंदर कौन कौन सी रिंग्स आती है। प्यूरीन के अंदर जो है वो हमारे पास डबल रिंग मौजूद होती है, क्योंकि प्यूरीन का नाम छोटा है लेकिन इसके अंदर जो रिंग्स हैं वो डबल हैं, यानी 2 रिंग्स मौजूद हैं इसके अंदर। जबकि पायरिमिडीन का नाम बड़ा है लेकिन इसके अंदर सिंगल रिंग मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स को कैसे याद रखें। आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर तो कभी ना कभी ड्रॉ किया होगा ना। ये देखिए, आपने क्या करना है, अगर आपने प्यूरीन याद रखनी है तो आप क्या करो, सिंपल एक रिंग बनाओ, 6 कार्बन वाली जो है वो एक रिंग बनाओ, यानी उसके अंदर 6 कार्बन हो, और दूसरी रिंग बनाइए 5 कार्बन वाली। एक आपने बनानी है 6 कार्बन वाली, दूसरी रिंग बनानी है आपने 5 कार्बन वाली। और फिर आपने क्या करना है कि आपने इनको नंबरिंग देनी है। नंबरिंग कैसे देनी है आपने क्लॉकवाइज, यानी 12, हम जानते हैं कि 12 इस तरफ होता है, यानी जिस तरफ घड़ी मूव करती है ना वैसे ही आपने मूव करना है। ठीक है, यूँ इस तरह से आपने मूव करना है। ठीक है, यहाँ पे नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरह से आपने नंबर दे देना है। अब आपने याद रखना है, आपने सबसे पहले 2 रिंग्स बनाई, उनको नंबर दिया। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, आपने ये याद रखना है कि प्यूरीन के केस में 1 3 7 और 9 पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है। और हमारे पास जो पायरिमिडीन है, हमारे पास 3 तरह की पायरिमिडीन के अंदर 3 तरह की बेसिस आती हैं। वो कौन कौन सी हैं, साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। ठीक है, ये जो 3 आती हैं इनके अंदर जो है कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 3 पे नाइट्रोजन मौजूद होता है। जबकि प्यूरीन्स के अंदर क्या होता है, 1 3 7 और 9 पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन मौजूद होता है। यहाँ पे देखिए 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगाइए, 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगाइए, 7 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगाइए और 9 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगाइए। उसके बाद आपने क्या याद रखना है, उसके बाद आपने ये जो बड़ी वाली रिंग है ना, बड़ी वाली रिंग 6 कार्बन वाली, इसका ये जो कोने वाला स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर 6 कार्बन वाला, इसको माइंड के अंदर रखना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे लगा हो एमीन लगा हो, अगर यहाँ पे एमीन लगा हो तो ये किसका स्ट्रक्चर होगा, एडेनिन का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे देखिए एमीन लगा हुआ है ना यहाँ पे, क्योंकि एडेनिन का नाम जो है ए से शुरू होता है और एमीन का नाम भी ए से शुरू होता है। तो इस तरह से आप रिमेंबर कर सकते हो कि एडेनिन के 6 कार्बन वाले जो कार्बन 6 कार्बन वाला कॉर्नर है ना, वहाँ पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपने गुआनिन के बारे में देखना है। मैंने कहा कि आपने सबसे पहले 2 रिंग्स बनानी है, उसके बाद इनको नंबर देना है, फिर आपने नाइट्रोजन की पोजीशन मेंशन करनी है कि प्यूरीन के केस में 1 3 और 7 9 पोजीशन पे हमारे पास नाइट्रोजन लगी होती है, और पायरिमिडीन के केस में हमारे पास 1 और 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या लगी होती है, नाइट्रोजन लगी होती है। इतना आपको याद हो गया। आप उसके बाद आपने ये याद रखना है कि ये जो छठा कार्बन है एडेनिन के अंदर यहाँ पे एमीन ग्रुप होगा, जबकि गुआनिन के केस में हमारे पास क्या होगा, गुआनिन के केस में जो है हमारे पास यहाँ पे ओ लगा होगा। ठीक है, गुआनिन के केस में यहाँ पे ओ लगा होगा, एडेनिन के केस में यहाँ पे एमीन लगा होगा। तो ये तो डिफरेंस आपको याद रह गया। ठीक है, सबसे पहले 2 रिंग्स बनाओ, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट करनी है नंबरिंग। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपने नाइट्रोजन को मेंशन करना है, रिंग के अंदर नाइट्रोजन लिखने हैं आपने। नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पे, 1 पे 3 पे 7 पे और 9 पे, कहाँ, प्यूरीन के केस में। ठीक है, प्यूरीन क्या होती है, डबल रिंग होती हैं। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो है आपने ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन लिखना है आपने, क्योंकि कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाता है, तो आपने कार्बन के ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, और क्या है यहाँ पे कि यहाँ तो है, यहाँ 6 कार्बन पे हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है, जबकि 2nd कार्बन पे हमारे पास क्या लगा हुआ है, एमीन ग्रुप लगा हुआ है।
ठीक है, दोबारा समझिए कि हमारे पास छठा कार्बन जो है, छठे कार्बन पे जो है एडेनिन के अंदर एमीन ग्रुप लगा हुआ है, गुआनिन के अंदर छठे कार्बन पे ऑक्सीजन है और दूसरे कार्बन पे एमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये तो आपको इनके स्ट्रक्चर याद हो गए। उसके बाद आपने बॉन्डिंग कैसे करनी है। आपको पता है कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन की आपने वैलेंसी हमेशा सेटिस्फाइड रखनी है, कार्बन के हमेशा 4 बॉन्ड पूरे होने चाहिए। आपको ये जो कॉर्नर नज़र आ रहे हैं ना, ये कॉर्नर, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है। नाइट्रोजन जो है ये 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, जबकि कार्बन जो है इसकी वैलेंसी 4 होती है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बनाता है। तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि यहाँ पे आपने एक बॉन्ड बना देना है। यहाँ पे देखिए कार्बन की वैलेंसी जो है, यानी यहाँ पे जो कार्बन है उसकी वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 और 4, इसकी वैलेंसी पूरी है। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड थे ना, फिर हमने क्या किया, 1 बॉन्ड के लिए हमने यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे सेकंड नंबर पे हमने एमीन ग्रुप लगाया गुआनिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद जहाँ पे भी आपने बॉन्ड लिखना है ना, यहाँ देखिए, जैसे आप बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाते हो आप 3 बॉन्ड बना देते हो, यहाँ पे हमने 3 बॉन्ड बनाए। ठीक है, और 1 बॉन्ड यहाँ पे बना दिया। और जहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन की वैलेंसी कम होगी तो वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा के उसकी वैलेंसी पूरी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमने डिस्कस करना है पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर, यानी CUT कट। आप सबसे पहले साइटोसिन को देखो, उसके बाद हम देखेंगे यूरेसिल को, उसके बाद थायामीन को। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए साइटोसिन को, साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखते हैं। यहाँ पे क्या है, मैंने कहा ये जो 6 कार्बन है ना, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बेंजीन के शक्ल की एक रिंग बनानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्योंकि प्यूरिन के अंदर हमने नंबरिंग स्टार्ट की थी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ से हमने नीचे से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इस तरह से आपने नंबरिंग दे दी। यहाँ पे नाइट्रोजन कौन सी पोजीशन पे आएगा, मैंने बताया था, यहाँ पे 1 पोजीशन पे और 3 पोजीशन पे हमारे पास क्या आएगा, नाइट्रोजन आएगा। उसके बाद ये जो हमारे पास है, एक चीज़ जो है तीनों स्ट्रक्चर के अंदर कॉमन है, क्या आप मुझे बता सकते हो एक चीज़ जो है तीनों स्ट्रक्चर के अंदर कॉमन है। यस, यहाँ पे जो है सेकंड नंबर कार्बन पे सबके साथ ऑक्सीजन है। आप चाहे आप थायमिन को देखो, यूरासिल को देखो, और जो है हमारे पास साइटोसिन को देखो, सब के अंदर सेकंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा हुआ है, और यहाँ पे भी हमारे पास ऑक्सीजन लगा हुआ है। तीनों के अंदर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये एक चीज़ कॉमन है। नंबरिंग दीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, ये चीज़ सबके अंदर कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आपने सबसे पहले एडेनिन को देखा था, एडेनिन के छठे कार्बन पे क्या लगा हुआ था, एमीन ग्रुप लगा हुआ था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एमीन ग्रुप होगा, साइटोसिन के अंदर एमीन ग्रुप होगा। उसके बाद दूसरा आपने देखा गुआनिन, गुआनिन के अंदर आपने सबसे पहले C देखना है, उसके बाद यूरासिल। सबसे पहले आपने साइटोसिन का स्ट्रक्चर लिखना है, उसके बाद यूरासिल का, उसके बाद थायामीन का। अब यूरासिल को देखिए, यूरासिल को कंपेयर कीजिए गुआनिन के साथ। गुआनिन के अंदर आपने 6 कार्बन पे क्या लगाया था, ऑक्सीजन लगाया था। तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए यूरासिल का, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन लिखा हुआ है। यहाँ पे एमीन था, यहाँ पे भी एमीन लिखा, यहाँ पे O था हमने, यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो है वो भी हमने O लिखा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपको ये तो पता है कि डीएनए के अंदर 4 बेसिस होती हैं। डीएनए के अंदर कौन कौन सी बेसिस होती हैं, एक एरेनिन होती है, एक गुआनिन, दूसरी साइटोसिन और थायामीन। ये 4 जो हमारे पास बेसिस होती हैं ये डीएनए के अंदर होती हैं। आरएनए के अंदर जो है वो यूरासिल होती है, थायामीन नहीं होती। ठीक है, अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ना है तो डीएनए के अंदर जो है वो यूरासिल नहीं होती, जबकि बल्कि क्या होती है, थायामीन होती है, आपको पता होगा। ठीक है, अब क्या याद रखना है आपने, अब आपने ये याद रखना है कि आपने सबसे पहले तो ये याद रखा ना कि सेकंड कार्बन पे हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। ठीक है, और हमने आपने सबसे पहले साइटोसिन का स्ट्रक्चर देखना है, उसके बाद यूरासिल का, और लास्ट में जो है वो थायामीन का। इस तरह से देखने का मकसद क्या है, आपको डिफरेंस याद रहेगा। आपने प्यूरिन के अंदर सबसे पहले एडेनिन को देखा, एडेनिन के 6 कार्बन पे अमीन था, यहाँ पे भी अमीन है। गुआनिन के 6 कार्बन पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है। तो 2 चीज़ें आपको याद होगी इनके स्ट्रक्चर्स के अंदर।
ठीक है। और आपको साइटोसिन का स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है, और जो है आपको यूरासिल का स्ट्रक्चर पता चल गया, ठीक है। अब आते थायमीन के बारे में। थायमीन का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल यूरासिल जैसा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 5वें कार्बन पे मिथाइल लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ये तीनों के अंदर कॉमन चीज़ है, ठीक है, ये तीनों के अंदर जो है वो कॉमन चीज़ है। और उसके बाद साइटोसिन है तो उसके ऊपर एमीन ग्रुप लगा हुआ है। ये कॉर्नर वाला कार्बन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमने यूरासिल की बात की तो यहाँ पे ओ लगा हुआ है, और यहाँ पे भी थायामीन के अंदर भी ओ लगा हुआ है। लेकिन थायामीन जो है वो यूरासिल से किस तरह से डिफरेंट है कि यहाँ पे थायामीन के अंदर 5वें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब आई थिंक आपको इसके जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी, थोड़ा बहुत समझ आएगा। तो दोबारा से इनको जल्दी से रिवाइज़ कर लेते हैं। मैंने कहा कि हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, प्यूरीन और पायरीमिडीन। प्यूरीन जो है उनको आज से याद रखना है और आपने, और जो है पायरीमिडीन जो है उनको कट के नाम से याद रखना है, यानी साइटोसिन, यूरासिल एंड थायामीन। ए मतलब एरेनिन, जी मतलब गुआनिन। तो हमारे पास प्यूरीन जो होती हैं ये डबल रिंग होती हैं, जबकि जो हमारे पास पायरीमिडीन होती हैं वो सिंगल रिंग होती हैं। एडेनिन के केस में क्या है, ये जो 6 कार्बन वाला है इसके साथ एडेनिन के ऊपर जो है 6 कार्बन के ऊपर एमीन ग्रुप लगा होता है, जबकि गुआनिन के अंदर ओ लगा होता है। और यहाँ पे देखिए साइटोसिन के अंदर भी ऊपर एमीन ग्रुप लगा हुआ है, जबकि हमारे पास यूरासिल के अंदर ओ लगा हुआ है, ठीक है। इसको और इसको मैच कीजिए। उसके बाद थायामीन के यानी और ये चीज़ यहाँ पे कॉमन है कि यहाँ पे सबके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है। और लेकिन हमारे पास जो थायामीन है वो यूरासिल से डिफरेंट इस तरह से है कि हमारे पास यहाँ पे 5वें कार्बन के साथ जो है मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। अब हमने डिस्कस करना है शुगर का स्ट्रक्चर। चलें, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है, मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक तो शुगर आती है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, दूसरा हमने नाइट्रोजनस बेसिस देख लिया, उसके बाद हम लास्ट में डिस्कस करेंगे फॉस्फोरिक एसिड। यानी ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास राइबोस शुगर है, राइबोस शुगर। इसको कहते हैं पेंटोज शुगर भी कहते हैं। पेंटोज मतलब 5 कार्बन वाली शुगर है, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर, अब आपने इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करना है, जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं वहाँ पे जो है हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। जब भी हम डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वहाँ पे हम रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये वाला। अब इस स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको इसका स्टेट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए ताकि आप इसको ईजिली ड्रॉ कर सको। अब स्टेट स्ट्रक्चर को कैसे आपने याद रखना है, आपने सबसे पहले क्या करना है, ये पेंटोज शुगर है, पेंटोज मतलब 5 कार्बन। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले 5 कार्बन ड्रॉ करने हैं। आइए करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन ड्रॉ किए। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो पहला कार्बन है ना, इसके साथ अगर आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी हो तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे एल्डिहाइड लगाइए। उसके बाद आपने क्या करना है, हर कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन, दूसरी तरफ OH, फिर हाइड्रोजन, फिर OH, एक तरफ हाइड्रोजन, दूसरी तरफ OH, H OH, H OH, H OH। यहाँ पे कार्बन जो है इसके 3 बॉन्ड है, 1 2 3। तीसरा बॉन्ड ये हाइड्रोजन के साथ बनाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, इस तरह से। और ये दूसरा कार्बन है, यहाँ पे HOH, HOH, ठीक है, HOH, HOH। और लास्ट में जो है, यहाँ पे लास्ट वाला जो कार्बन है इसके साथ 2 H हैं। अब इस स्ट्रक्चर को कन्वर्ट कीजिए रिंग फॉर्म में। इसको रिंग फॉर्म कैसे बनेगा, आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन लिखना है, यहाँ पे 5 कार्बन बनाइए, 1 कार्बन, 2 3 4, एक जो है वो आपने रिंग के ऊपर बनाना है, 5 कार्बन। अब यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास ये वाला कार्बन था ना, दूसरे कार्बन को देखिए, इसमें क्या है, ऊपर एक तरफ H है, दूसरी तरफ क्या है, OH। यहाँ पे आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास पहला कार्बन है, ऊपर आप OH लिखिए, नीचे H लिखिए। ये क्यों लिखते हैं हम, ये जब मैं आपको डीएनए का स्ट्रक्चर बताऊँगी ना तब मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। यहाँ पे HOH, HOH। उसके बाद आपने ये देखिए, 1 2 3 कार्बन पे हमारे पास हमने H और OH लगा दिया। ये जो पहला कार्बन था ना, इसके साथ एक तरफ तो ऑक्सीजन थी ना,
और दूसरी तरफ एक हाइड्रोजन थी, तो इसके साथ हमने एक हाइड्रोजन लिखी। पांचवा कार्बन देखिए, इसके साथ कितने हाइड्रोजन हैं, इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन लिखिए और OH लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप स्ट्रक्चर को, दरमियान में O है और हमने 5 कार्बन ड्रॉ किए, 1 2 3 4 और 5। एक कार्बन को हमने रिंग के बाहर ड्रॉ किया, फिर हमने OH लिखा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है HOH लिखा हुआ है ना, तो आपने सिंपली क्या करना है, यहाँ पे H लिखना है, OH लिखना है, HOH इनको लिख देना रिंग के अंदर। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो कार्बन है इसके साथ सिर्फ हाइड्रोजन था जो कि हमने यहाँ पे लिखा। पांचवा कार्बन देखिए आप, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे और एक OH था। आपने इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना देना है। अब ये जो है ये राइबोज शुगर है। राइबोज शुगर मतलब ये RNA के अंदर मौजूद होती है, जबकि DNA के अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। डीऑक्सी का मतलब क्या होता है, डी मतलब रिमूवल, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। यानी यहाँ पे क्या होता है कि सेकेंड नंबर कार्बन पे जो ऑक्सीजन लगी हुई है वो यहाँ से रिमूव हो जाती है। अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं डीऑक्सी राइबोज शुगर का, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास डीऑक्सी राइबोज का क्या शुगर है और हमारे पास राइबोज शुगर का क्या स्ट्रक्चर है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए डीऑक्सी राइबोज मतलब ये DNA के अंदर होगी। ठीक है, ये जो शुगर है DNA के अंदर होगी और ये जो है शुगर जो है RNA के अंदर होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे 5 कार्बन हमने लिखे हुए हैं और यहाँ पे देखिए मैंने कहा यहाँ पे सबसे पहले आपने OH लिखना है, फिर HOH। यहाँ पे हमने O क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। यहाँ पे सेकंड नंबर कार्बन से ऑक्सीजन जो है यहाँ से रिमूव हो गई है, जबकि राइबोज के अंदर ऑक्सीजन मौजूद है। यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर कार्बन पे ऑक्सीजन मौजूद है, जबकि यहाँ पे नहीं है, डीऑक्सीराइबोज के अंदर नहीं है हमारे पास ऑक्सीजन। तो इस तरह से आपने याद भी रखना है। ठीक है, तो अब अभी हम तक हमने क्या देख लिया, मैं सबसे पहले आपसे कहा कि DNA जो है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मींस बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, मिलते हैं और क्या बनाते हैं, DNA का जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको बनाते हैं। तो आपने क्या करना है, आपको एक न्यूक्लियोटाइड के बारे में पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर समझ में आएगा तो आपको पूरे DNA का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर कौन सी 3 चीज़ें होती हैं, एक तो शुगर होती है, शुगर के बारे में हमने देख लिया, 5 कार्बन वाली शुगर होती है। वो कौन सी शुगर का नाम क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा नाइट्रोजनस बेसिस कौन कौन सी होती है। DNA के अंदर हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, कौन सी, एरेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। ठीक है, ये हमारे पास क्या होती है, बेसिस मौजूद होती है DNA के अंदर। हमने 2 चीज़ें देख ली। अब लास्ट चीज़ जो हमारे पास रहती है, जो हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होती है, वो हमारे पास है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को देखते हैं। यहाँ पे आप फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख सकते हो, ये H3PO4, ये हमारे पास क्या है, फॉस्फोरिक एसिड है। यहाँ पे हम जानते हैं हमारे पास फॉस्फोरस जो है इसकी वैलेंसी 5 है, ये 5 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, फॉस्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बनाता है। रिमेंबर, ठीक है। अब इसके 5 बॉन्ड पूरे करने हैं, 2 बॉन्ड इसने ऑक्सीजन के साथ बनाया हुआ है और जो एक है इसने OH के साथ बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अब हमने देखना है कि ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं आपस में जुड़े किस तरह से होते हैं। अब आप यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, ये जो है यहाँ से देखिए, यहाँ से ये जो पूरा है ना हमारे पास क्या है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। मैंने इसको न्यूक्लियोटाइड क्यों कहा, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस प्लस जो है हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड, ये तीनों स्ट्रक्चर्स मिलते हैं और क्या बना देते हैं, हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो शुगर है ना, इसके पहले कार्बन के साथ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है, माइंड के अंदर रखना है, इसको नोट करके रखो आप, कि जो हमारे पास पहला कार्बन है, पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस लगी होती है और जो हमारे पास 5वां कार्बन है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। क्या मैंने कहा, पहले कार्बन पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होगी, 5वें कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, जब आपने इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो ये देखिए, ये अगर हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं DNA के अंदर हमारे पास एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायामीन है। ठीक है, ये 4 हमारे पास बेसिस जो हैं DNA के अंदर मौजूद होती हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए, ये जो हमारे पास ये जो है शुगर का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखिए मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे जो है नाइट्रोजन मौजूद है ना, और यहाँ पे हाइड्रोजन भी था। मैंने आपसे कहा था यहाँ पे OH लगा हुआ है और यहाँ पे H लगा हुआ है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन जो है, ये वाला जो नाइट्रोजन है, ये वाला, तो इसका जो H है और ये वाला OH,
ये दोनों मिलके वाटर बना देंगे, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ से रिमूव हो जाएगा। जबकि ये जो हमारे पास नाइट्रोजन बचा है, ये हमारे पास हाइड्रोजन जो है इसके साथ आके बॉन्ड बना लेगा। मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड का जो हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है वो होता किस तरह से है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है हमारे पास राइबोज शुगर है। मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाया। राइबोज शुगर कहाँ पे मौजूद होती है? आरएनए के अंदर होती है। तो यहाँ पे आप और हटा दो, क्योंकि डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है। यहाँ पे सेकंड कार्बन के साथ ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती। मैंने यही आपको बताया। और मैंने आपसे कहा कि हमारे पास ये जो पहला कार्बन है इसके साथ क्या लगा होता है? इसके साथ नाइट्रोजनस बेस लगी होती है। जबकि जो 5वां कार्बन है इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास क्या है? शुगर है। शुगर के यहाँ देखिए, अब नाइट्रोजन जो है इसके साथ H भी लगा हुआ था, ठीक है। और ये जो हमारे पास पहला कार्बन है, मैंने आपको जब शुगर का स्ट्रक्चर बताया ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे OH लगा हुआ है ना, ठीक है, यहाँ पे OH लगा हुआ है। इसका OH यानी शुगर का OH और जो है हमारे पास नाइट्रोजनस बेस जो है जो भी होगी उसका H, ये दोनों मिलकर वाटर बनाएंगे। वाटर यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा। और ये जो नाइट्रोजन है ये इस बेस के हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। दोबारा सुनिए, यहाँ पे जो हमारे पास बेस है इसके साथ हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। और ये जो है हमारे पास ये जो, अगर ये समझिए ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है, अगर यहाँ से हम ऑक्सीजन हटा दें, ये क्या है? डीऑक्सीराइबोज शुगर है। इसका OH और इसका H दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे, जो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे N बचा और यहाँ पे H बचा। तो ये दोनों जो हैं आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेंगे। यहाँ पे देखिए, ये जो N है और इसका ये जो H था, इन्होंने आपस में मिलकर बॉन्ड बना लिया। यानी पहले कार्बन के साथ बेस जुड़ी हुई है और ये जो है 5वां कार्बन जो है इसके साथ हमारे पास क्या जुड़ा हुआ है? इसके साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये फॉस्फेट ग्रुप कैसे जुड़ा हुआ है इसको भी देखिए। हमने जब फॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, हमने ऐसे बनाया था ना कि एक तरफ जो है सबके साथ OH लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है वो ये है। और यहाँ पे जो OH है, O- का मतलब क्या होता है? इसके साथ H लगा हुआ है, ठीक है, माइनस का मतलब इसके साथ H लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए H लगा हुआ है और यहाँ पे भी देखिए H लगा हुआ है। लेकिन ये जो हमारे पास ये वाला जो OH है ना, फॉस्फोरस का OH और हमारे पास ये जो हमारे पास 5वां कार्बन था इसका H, ठीक है, फॉस्फोरस का OH और हमारे पास ये जो 5वां कार्बन का H है, ये दोनों आपस में मिलते हैं, वाटर बनाते हैं। वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। बाकी यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा CH2 और O। यहाँ पे क्या बचा? CH2 बचा और O बचा। ये जो है हमारे पास फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बनाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं दोबारा बता देती हूँ कि हमारे पास क्या है। यहाँ पे देखिए, ये शुगर है ना, हमने देखा था कि शुगर जो है यहाँ पे इसके साथ OH लगा होता है। पहले कार्बन जब हमने बनाया था, इसका स्ट्रक्चर बनाया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो पहला कार्बन है इसके साथ हम ऊपर OH लगाते हैं, नीचे S लगाते हैं। यानी पहले कार्बन पे हमारे पास क्या आके जुड़ती है? पहले कार्बन पे हमारे पास नाइट्रोजनस बेस आके जुड़ती है। अब जो नाइट्रोजनस बेस का जो हमारे पास नाइट्रोजन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है पहले। अब इसका हाइड्रोजन और इसका OH, यानी पहले कार्बन का OH और नाइट्रोजनस बेस का ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में मिलते हैं और वाटर बना देते हैं। वाटर यहाँ से रिमूव हो जाता है। बाकी हमारे पास क्या बचेगा? बाकी हमारे पास यहाँ से नाइट्रोजन बचेगा और ये हाइड्रोजन बचेगा। ये दोनों जो है आपस में मिलकर बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए, आपने देख सकते हो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है इन्होंने बॉन्ड बना लिया। और यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास 5वां कार्बन था, 5वें कार्बन के साथ क्या लगा हुआ था? 5वें कार्बन के साथ 2 H थे और एक OH था। ऐसे ही था ना। और दूसरा हमारे पास हमने फॉस्फेट ग्रुप देखा था। फॉस्फेट ग्रुप में एक तरफ O लगा होता है और नीचे जो है OH होता है। तीनों साइडों पे क्या होता है? OH होता है। अब इस हमारे पास ये जो फॉस्फोरस है इसका ये वाला OH और हमारे पास ये जो है हमारे पास ये जो 5वें कार्बन जो था, 5वें कार्बन का H, ये जो दोनों हैं ये दोनों रिमूव हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर वाटर बना देते हैं। जब ये दोनों वाटर बना देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? ये फॉस्फोरस जो है इस वाले ऑक्सीजन के साथ जो है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ 5वें कार्बन के ऑक्सीजन के साथ आके बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे आप देखो, हमारे पास ये जो फॉस्फोरस है 5वें कार्बन के ऑक्सीजन के साथ इसने आके बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ पे 5वें कार्बन यहाँ लिखा हुआ है 5' एंड, इसका मतलब यहाँ पे 5वें कार्बन जो है इसके साथ फास्फोरस ने बॉन्ड बनाया है, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये जो यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा, यहाँ पे दूसरा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा,
इसने क्या किया, इसने 5वें कार्बन के ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे दोबारा से वहीं कि हमारे पास शुगर है, शुगर के साथ क्या जुड़ रहा है, शुगर के साथ जो है हमारे पास यहाँ पे बेस जुड़ रही है। ठीक है, ये हमारे पास बेस का नाइट्रोजन और हमारे पास ये जो शुगर का हाइड्रोजन है, ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाते हैं। और शुगर के हमारे पास 5वें कार्बन पे क्या लगा होता है, फॉस्फोरस ग्रुप लगा होता है, यानी फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। फॉस्फोरिक एसिड जो है ना, वो फॉस्फेट ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और इसके साथ आके जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओ जो था, फॉस्फोरस का जो ओ था, वो किसके साथ जुड़ा, हमारे पास शुगर के 5वें कार्बन के साथ जुड़ा। और यहाँ पे देखिए फॉस्फोरस के पास कितने OH थे, फॉस्फोरस के पास 3 OH थे। ऐसे ही था ना, एक जो OH था, एक OH और जो हमारे पास शुगर का जो 5वें कार्बन का जो हाइड्रोजन था, दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया, वो यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक जो OH है ये बचा हुआ है, और जो डबल O वाला था बॉन्ड वो यहाँ पे है। ठीक है, डबल O वाला यहाँ पे है, डबल बॉन्ड वाला जो O है ना, ये यहाँ पे है। अब जबकि ये वाला जो है ना, ये वाला, ये क्या करता है, ये जो कार्बन का हमारे पास शुगर का ये जो तीसरा कार्बन है, उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ये क्या करता है हमारे पास, ये जो हमने देखा था ना शुगर का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। इसका OH यानी शुगर का OH और हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड का, शुगर का हमारे पास H और फॉस्फोरिक एसिड का जो है OH मिलकर वाटर बना देते हैं। वाटर जो है यहाँ से रिमूव हो जाता है। बाकी यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ पे O बचता है, जो किसके साथ आके जुड़ जाता है, फॉस्फोरस के साथ आके जुड़ जाता है। ठीक है, फॉस्फोरस जो है यहाँ पे आके जुड़ जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर वहीं, यहाँ पे जो फॉस्फोरस है, फॉस्फेट ग्रुप है, ये क्या करता है, ये तीसरे कार्बन के साथ एक बॉन्ड बनाता है और एक बॉन्ड जो है 5वें कार्बन के साथ बनाता है। एक बॉन्ड इसने तीसरे के साथ बनाना है, एक 5वें के साथ बनाना है, फिर इसने दोबारा ऐसे करना है, एक तीसरे के साथ बॉन्ड बनाना है, एक 5वें के साथ बॉन्ड बनाना है। और पहले कार्बन पे हमेशा जो है वो बेस आके जुड़ेगी। ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है कि हमारे पास शुगर जो है इसके पहले कार्बन के साथ बेस आके जुड़ेगी, 5वें कार्बन पे आके फॉस्फेट ग्रुप जुड़ेगा। फिर ये जो दूसरा हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप आएगा, ये एक बॉन्ड जो है वो तीसरे कार्बन के साथ बनाएगा, एक बॉन्ड जो है वो 5वें कार्बन के साथ बनाएगा, फिर तीसरे के साथ, फिर 5वें के साथ, यानी इस तरह से एक सीरीज चलती जाएगी। और मैं आपको बताऊं कि हमारे पास ये जो चारगाफ था, चारगाफ ने रूल दिया था, उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एडेनिन है हमेशा बाइंड करेगी थायमिन के साथ, और जो हमारे पास साइटोसिन है वो हमेशा बाइंड करेगी गुआनिन के साथ। एडेनिन का थायमिन के साथ डबल बॉन्ड होगा और साइटोसिन का गुआनिन के साथ जो है वो ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये मैं आपको बताती हूँ DNA के डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के अंदर। ये जो था ना, ये वाला स्ट्रक्चर, ये DNA का प्राइमरी स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब DNA का जो है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, मैं आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाती हूँ अब। चलिए यहाँ पे देखिए, ये DNA का डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ये फॉर्मूलाज के साथ है। यहाँ पे देखिए 5वें कार्बन के साथ, यहाँ पे देख सकते हो क्लियरली लिखा भी हुआ है, 5वें कार्बन के साथ जो है फॉस्फेट ग्रुप का ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, ये जो हमारे पास 5वें कार्बन था ना, इसके साथ CH2 और OH लगा हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि शुगर के हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप के OH ने और जो हमारे पास ये जो शुगर का 5वां कार्बन था इसके OH ने मिलकर वाटर बनाया। वो जो है हमारे पास फॉस्फोरस ग्रुप का जो OH और हमारे पास 5वें कार्बन का H जो है, इन्होंने मिलकर वाटर बनाया, वहाँ से रिमूव हो गए। बाकी बचा यहाँ पे इसका O बचा, और हमारे पास इसने क्या किया, फॉस्फोरस के साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड जो है कार्बन के, शुगर के 5वें कार्बन के साथ आके जुड़ जाएगा, और शुगर के पहले कार्बन के साथ क्या जुड़ेगी, बेस का नाइट्रोजन जुड़ेगा। फिर देखिए, फिर फॉस्फोरस ने क्या किया, तीसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया और 5वें कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया, और पहले कार्बन पे आके क्या जुड़ा, पहले कार्बन पे आके हमारे पास बेस जुड़ी। बेस का नाइट्रोजन जो है वो हमारे पास शुगर के हाइड्रोजन्स के साथ आके जुड़ जाएगा। मैंने आपसे कहा कि चारगाफ ने रूल दिया था कि हमारे पास एडेनिन जो है वो हमेशा थायमिन के साथ अटैच होगी, बॉन्ड बनाएगी, और हमारे पास साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जो है, हमारे पास ये जो नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ी होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक वीक बॉन्डिंग होती है, जिसमें क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। हम जानते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन जो है इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ मिलकर बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास ये एक नाइट्रोजनस बेस है। मैंने आपसे कहा कि चारगाव के अकॉर्डिंगली जो साइटोसिन है वो हमेशा गुआनिन के साथ आके अटैच होगा। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे एक रिंग बनानी है और यहाँ पे एक रिंग बनानी है। गुआनिन ने साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया। ठीक है, गुआनिन ने साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया। हमारे पास जो बेसिस होती है ना आपस में, बेसिस आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ वीक बॉन्ड है, इसी वजह से हमने कहा यह हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है और फिर हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड है। यहाँ पे जो है हमारे पास ये जो आपको डॉट स्ट्रक्चर के अंदर नज़र आ रहा है, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, यानी डॉट डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है। हाइड्रोजन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जो हाइड्रोजन क्या करता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी जो हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे गुआनिन है, गुआनिन जो है यहाँ पे साइटोसिन है, ये उसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास गुआनिन के ऑक्सीजन ने और साइटोसिन के हाइड्रोजन ने आपस में मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया। और यहाँ पे देखिए इसका H और इसका N, इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाई। फिर इसका H और इसका O जो है इन्होंने मिलकर और यहाँ पे बॉन्डिंग बनाई। और यहाँ पे आपने क्या करना है, जब आपने दूसरा स्टैंड बनाना है तो आपने ये जो शुगर है उसको उल्टा बना देना है। उल्टा कैसे बना देना है, आपको उल्टा बनाने में शायद थोड़ी मुश्किल हो तो आपने क्या कर देना है, अपनी कॉपी को उल्टा कर देना है। जब आप कॉपी को उल्टा करोगे तो आपने सीधी रिंग बना देनी है। मिसाल के तौर पे अगर आप अपना मोबाइल उल्टा करो, अगर आप अपना मोबाइल उल्टा करोगे ना तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर सीधा नज़र आएगा, आपको ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे ही नज़र आएगा ना। जब आप मोबाइल उल्टा करोगे तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर ऐसे नज़र आएगा। तब जब आप इसको कॉपी पे बनाओगे ना, दूसरे स्टैंड का स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपने क्या करना है, अपनी कॉपी को उलट कर लेना है, इसका स्ट्रक्चर सीधा बनाना है। और फिर क्या करना है, आपने शुगर के पहला जो कार्बन है उसके हाइड्रोजन को आपने जोड़ देना है जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस है उसके नाइट्रोजन के साथ। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो है पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजनस बेस का नाइट्रोजन जुड़ा था। ठीक है, ऐसे ही था ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, हमारे पास ये जो हमारे पास बेस है इसके नाइट्रोजन ने पहले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ आके बॉन्ड बना लेना है। ये जो मैं बता रही हूँ आपको सुनने से या देखने से समझ नहीं आएगा, आपको करने से समझ आएगा। आप इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को पूरा देखिए, इसको अंडरस्टैंड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको सबसे पहले डीएनए के स्ट्रक्चर समझने से पहले आपको 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। ठीक है, आपको आपके अंदर जो है आपको जो है हमारे पास ये जो शुगर है इसका स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर, इसको अच्छी तरीके से आपको आना चाहिए। आपको डीऑक्सीराइबोस शुगर का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए नाइट्रोजनस बेसिस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, आपको फिंगर टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। तब आप जाके डीएनए का जो है ये फार्मूले वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर, उसको कर पाओगे, वरना आप नहीं कर पाओगे। आपको देखने से या सुनने से, कोई भी आपको दिखाए, कोई भी समझाए, आपको नहीं समझ में आएगा। आपको कब आएगा, जब आप खुद अपने हाथों से करोगे। आप डायग्राम को देखिए, बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ ये बॉन्डिंग हुई कैसे है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, यहाँ पे फास्फोरस जो है हमारे पास 5वें कार्बन के साथ आके जुड़ता है और नाइट्रोजनस बेसिस जो है इसका नाइट्रोजन जो है वो पहले कार्बन के हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ता है। आपको इतना पता चल गया। ठीक है, अब आपने जो फास्फोरस बनाना है इसका एक बॉन्ड आपने यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे कोई और हमारे पास बॉन्ड होगा लेकिन हमने नहीं दिखाया, यहाँ पे हमने इसको डॉट डॉट से जाहिर कर दिया। यहाँ पे देखिए इस फॉस्फेट ग्रुप को देखिए, इसने एक बॉन्ड जो है वो शुगर के तीसरे कार्बन के साथ बनाया है और एक बॉन्ड जो है वो 5वें कार्बन के साथ। फिर इस वाले फास्फोरस ने जो है एक बॉन्ड जो है वो तीसरे कार्बन के साथ बनाया और एक बॉन्ड जो है वो हमारे पास 5वें कार्बन के साथ बनाया। ठीक है, इस तरह फास्फोरस के 2-2 बॉन्ड्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस वाले पहले कार्बन पे नाइट्रोजन, ये जो हमारे पास बेस है इसका नाइट्रोजन आके जुड़ जाएगा। ठीक है, एडेनिन के साथ हमेशा थायामीन जो है वो डबल बॉन्ड बनाता है और जबकि गुआनिन के साथ साइटोसिन जो है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे देखिए 3 बॉन्ड हैं, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इस डायग्राम में अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास ये जो है, हमारे पास ये जो शुगर है इसका पहला जो हमारे पास कार्बन था उसके साथ बेस आके जुड़ी, बेस का नाइट्रोजन आके जुड़ा, जबकि हमारे पास जो 5वां कार्बन था वहाँ पे आके फास्फोरस ग्रुप अटैच हुआ।
और आपने ये भी याद रखना है कि यहाँ पे जब फॉस्फोरस इसके साथ आता है, 5वें कार्बन के साथ आता है, तो यहाँ से वाटर जो है रिमूव हो जाता है। जब हमारे पास ये जो बेस आती है पहले कार्बन पे आती है, तो यहाँ से भी वाटर रिमूव हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जब ये हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है ना, तो जब फॉस्फेट ग्रुप जब 2 दफ़ा जुड़ेगा, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 दफ़ा जो है यहाँ से वाटर निकलेगा। ठीक है। यहाँ पे भी 2 वाटर जो है वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। कैसे निकलेंगे आप इसको देखिए। यहाँ पे क्या हमने फॉस्फोरस का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और फिर OH, और यहाँ पे O के साथ डबल बॉन्ड। ये वाला जो OH था ना, फॉस्फोरस के OH, और 5वां कार्बन का हमारे पास 5वें कार्बन के साथ 2 OH थे और 2 H थे और 1 OH था, इस तरह था। तो हुआ ये कि हमारे पास ये जो फॉस्फेट ग्रुप है इसका OH और यहाँ से एक H निकाल दीजिए, तो क्या बचेगा, CH OH बचेगा ना, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ से OH और यहाँ से H, ये दोनों रिमूव हो गए, इन्होंने वाटर बना दिया, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। अब इनको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। जब हमने इनको रिमूव कर दिया तो पीछे क्या बचा, पीछे जो है हमारे पास फॉस्फोरस का हमारे पास फॉस्फोरस के पास कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास CHOH ऐसे बचा था ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस वाले O ने फॉस्फोरस के साथ आके बॉन्ड बना लिया, इस वाले O ने फॉस्फोरस के साथ आके बॉन्ड बना लिया। ठीक है। जब ये वाला फॉस्फोरस जो है हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये जो फॉस्फोरस है इसने यहाँ पे शुगर के साथ 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, एक तो तीसरे कार्बन के साथ बनाया हुआ है, एक 5वें कार्बन के साथ बनाया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि फॉस्फोरस के साथ जो है 3 OH होते हैं। तो यहाँ से फिर OH जो है, और यहाँ से शुगर का H जो है, तीसरे कार्बन के जो शुगर का जो H है हमारे पास, वो दोनों आपस में मिलकर वाटर बनाएंगे, वो रिमूव हो जाएगा। फिर क्या होगा, हमारे पास इसके साथ दूसरा OH भी लगा हुआ है ना। अब इसका OH और जो है 5वें कार्बन का H जो है, ये दोनों मिलकर वाटर बनाएंगे, फिर रिमूव हो जाएगा। फिर ये क्या करेगा, ये देखिए यहाँ पे जुड़ता जा रहा है ना फॉस्फोरस। यहाँ पे देखिए तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फोरस का बॉन्ड है, 5वें कार्बन के साथ भी है, फिर तीसरे के साथ है, फिर 5वें के साथ है। और यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो बेसिस हैं, इनके नाइट्रोजन ने शुगर के पहले कार्बन के साथ आके बॉन्ड बना लिया है। तो इस तरह से जो है, जब आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, और मैंने आपसे कहा था कि लास्ट में मैं आपको बताऊंगी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे देखिए 5 प्राइम एंड, ये एंड किस पे हो रहा है, 5 प्राइम एंड पे होता है। यहाँ पे 5 प्राइम एंड जो है ये खाली है, तो यहाँ पे आएगा 5, और यहाँ पे लास्ट में देखिए ये 3 एंड खाली है, यहाँ पे 3 एंड आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 to 3। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये वाला जो स्टैंड है ये 5 to 3 प्राइम एंड है, क्योंकि ये हमारे पास क्या जाहिर करता है, 5 to 3 प्राइम, ये कार्बन की पोजीशन जाहिर करता है। ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टैंड देखिए, दूसरे स्टैंड के अंदर यहाँ पे आप देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 3 प्राइम एंड, इसके 3 प्राइम एंड पे OH लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब इसका 3 प्राइम एंड जो है वो हमारे पास फ्री है, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 प्राइम, और यहाँ पे क्या है 5वें इसको जो है 5 प्राइम एंड है, तो ये जो हमारे पास स्टैंड होगा ये क्या होगा 3 to 5 प्राइम एंड होगा। तो ये जो है 3 to 5 और 5 to 3 प्राइम का यही मतलब है। चलिए जी, अभी तक मैंने आपको बता दिया, आपने DNA का स्ट्रक्चर समझना है। आपको सबसे पहले जो है न्यूक्लियोटाइड्स का पता होना ज़रूरी है। न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास है नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस जो होती हैं वो हमारे पास DNA के अंदर जो है 4 टाइप्स की होती हैं, एरेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायामीन। ठीक है। यूरासिल जो होती है वो RNA के अंदर होती है, DNA के अंदर जो है वो थायामीन होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमारे पास किस तरह से जो है शुगर के पहले कार्बन के साथ हमारे पास नाइट्रोजनस बेस लगी होगी, और 5वें कार्बन के साथ जो है हमारे पास क्या लगा होगा, 5वें कार्बन के साथ जो है हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। ठीक है। अब 2 टर्म्स हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड, दूसरा होता है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, मुझे याद आ गया तो मैं आपको बता रही हूँ। अगर हमारे पास ये शुगर है, 5 कार्बन वाली शुगर है, अगर इसके साथ पहले कार्बन के साथ हमारे पास नाइट्रोजनस बेस लगी हुई है, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। जब इसके साथ फॉस्फेट ग्रुप भी आके अटैच हो जाता है, तब इसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के अंदर हमने 3 तरह के स्ट्रक्चर देखे। न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, जब शुगर जो है वो नाइट्रोजनस बेस के साथ आके मिलती है। नाइट्रोजनस बेस, शुगर और हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर जो है एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड जो है यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और DNA का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं।
ठीक है। आपको इस वीडियो से ज़्यादा नहीं तो बहुत थोड़ा कॉन्सेप्ट तो आपको मिल गया होगा ना। तो आपने क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप डायग्राम को देखोगे, फॉर्मूलाज़ को देखोगे, पहले आपको इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में जो है क्लियर आइडिया होना ज़रूरी है। आपको नाइट्रोजनस बेसिस के सारे स्ट्रक्चर आने चाहिए। उसके बाद आप देखो कि हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। एक जो है वो शुगर के तीसरे कार्बन के साथ, एक जो बॉन्ड है वो शुगर के 5वें कार्बन के साथ बनाता है। तो इस तरह से ये 2 बॉन्ड बनाते हैं और हर बार हमारे पास वाटर जो है रिमूव हो जाता है और फॉस्फेट ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाता है। ठीक है। दूसरी चीज़ जो है हमारे पास ये जो नाइट्रोजनस बेस है इसके 5वें कार्बन हमारे पास शुगर के 5वें कार्बन के साथ आके जुड़ जाती है। अब मैंने आपको बताना है इसका फंक्शन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होता है। और ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि डीएनए कहाँ पे मौजूद होता है। ये हमारे पास एक सेल है। सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स के अंदर क्या नज़र आता है हमें, जो है न्यूक्लियस, हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर नज़र आता है। हमारे पास ये जो डीएनए की बैकबोन है ना, ये वाली, ये शुगर फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। ये जो हमारे पास डीएनए की बैकबोन है ना, ये शुगर फॉस्फेट से मिलकर बनी होती है। दरमियान में क्या होती हैं, दरमियान में हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ी होती हैं। एडेनिन के साथ हमेशा थायमीन होगी, गुआनिन के साथ हमेशा साइटोसिन होगी। एडेनिन के साथ थायमीन और गुआनिन के साथ जो है हमारे पास साइटोसिन होगी। आपने इसको ऐसे याद रखना है, एट गवर्नमेंट कॉलेज, यानी हमारे पास ए के साथ थायमीन आएगा और जी के साथ क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या है। अब डीएनए जो है इसके पास बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं, यानी इसके पास इन्फॉर्मेशन होती है कि लाइफ के अंदर कौन कौन सी प्रोटीन्स बनानी है। और डीएनए जो है ये एक हेरिडिटी मटेरियल है, क्योंकि इसी के ज़रिए जो है मटेरियल्स का ट्रांसफ़र होता है। यानी फर्स्ट एक जनरेशन से जो है दूसरी जनरेशन के अंदर जो है इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती हैं। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देखा है, हमने ये देख लिया कि हमारे पास डीएनए क्या होता है। डीएनए जो है वो एक पॉली न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है। हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड जो है 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। एक हमारे पास शुगर होती है और जो है एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। 5वें कार्बन के साथ हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप लगा होता है। पहले कार्बन के साथ हमारे पास नाइट्रोजनस बेस लगी होती है। तो अगर आप बीएससी लेवल के स्टूडेंट हो तो आपने इस वाले स्ट्रक्चर को बनाना है। ठीक है। अगर आप जो है वो नॉर्मल स्टूडेंट हो एफएससी लेवल के, तो आप जो है वो इंटरनेट से जो है नॉर्मल जो डीएनए की डायग्राम है आप उसको वहाँ से वहाँ से जो है वो डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज़ जो है अगर आप हाई लेवल के स्टूडेंट हो तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना चाहिए। ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये जो फॉस्फेट है, हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप है, ये 5वें कार्बन के साथ आके जुड़ जाता है। और यहाँ पे ये जो नेक्स्ट फॉस्फेट आएगा ये क्या करेगा, तीसरे कार्बन के साथ भी और 5वें कार्बन के साथ भी। यहाँ पे भी शुगर मौजूद होगी। यहाँ पे डॉट लिखने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी शुगर मौजूद हो सकती है, क्योंकि डीएनए जो है बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ठीक है। यहाँ पे देखिए बैकबोन जो है, यानी ये जो बैकबोन है ये किससे मिलकर बनी है, ये जो बैकबोन है शुगर और फॉस्फेट से मिलकर बनी हुई है। यानी ये जो बैकबोन है यहाँ पे शुगर भी है, फॉस्फेट ग्रुप भी है। ठीक है। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आप ऐसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो आप। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास इसकी जो बैकबोन है वो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर से मिलकर बनी होती है। यहाँ पे आप देख भी सकते हो ये फॉस्फोरस ग्रुप है। ठीक है। और यहाँ पे शुगर है, तो फॉस्फेट ग्रुप और शुगर जो है इसकी मिलकर इसकी बैकबोन बना रहे हैं, ये वाला स्ट्रक्चर बना रहे हैं। और दरमियान में हमारे पास क्या मौजूद है, दरमियान में हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस मौजूद है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए जुड़ी हुई हैं। इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होती है। ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक बॉन्डिंग होती है। जो हाइड्रोजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन जो है वो या तो ऑक्सीजन के साथ बनाएगा, नाइट्रोजन के साथ भी बना सकता है। ठीक है। इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देखो कि आपने जो है दरमियान में हमारे पास क्या होती है कि नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। एडेनिन के साथ हमेशा थायमीन आके जुड़ेगी, गुआनिन के साथ जो है हमेशा आके साइटोसिन जुड़ेगी। तो यहाँ तक जो है आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। ठीक है।